नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान पे बनना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाँ, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ऑप्टिकल क्वेश्चन है, बट मैं आपको वे सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाएगा ना कि नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं, तब जाकर के आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको पकड़ सकते हैं। देखते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन का मतलब ऐसे संसाधन जिनकी पुनः आपूर्ति स्वतः हो जाए, है ना, जिनकी पुनः आपूर्ति स्वतः हो जाए, ऐसे संसाधन को हम नवकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो अब आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो जिनकी पुनः आपूर्ति स्वतः हो जाती है। पवन ऊर्जा ए ऑप्शन में है, इसकी भी पुनः आपूर्ति स्वतः हो जाती है। वन वन भी उसकी पुनः आपूर्ति हो सकती है अगर मानव उसके अंदर इंटरप्रेट ना डाले तो। ठीक है, सी है, इसका भी वही हाल है। अब डी में जाकर के देखेंगे कि ये सभी लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि पवन ऊर्जा, वन या जल, ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नवीकरणीय योग्य संसाधन के हैं। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अब देखिए, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत का मतलब ऐसा स्रोत जो सदियों से चलता आ रहा हो, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए या ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सदियों से हम करते चले आ रहे हों, जो पारंपरिक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कोयला, बी पवन, सी बायोगैस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कोयला एक ऐसा ऊर्जा का संसाधन है या एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जिसका उपयोग। पवन, पवन का उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है, बट बहुत ही सीमित रूप से। बायोगैस भी उसी तरह से है, सीमित रूप से इसका उपयोग होता है। डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या, कोयला। कोयला परंपरागत स्रोत का यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का उदाहरण है ना। आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। अब देखेंगे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है या प्रवाह या फिर जैव या अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो अब देखेंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन, पहले ही मैं आपको बताया हूं कि ऐसे संसाधन जिनकी आपूर्ति स्वतः हो जाती है कुछ समय बाद, वे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। प्रवाह किसी प्रकार का कोई संसाधन है नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। जैव ये भी नहीं है। अब चलेंगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन के पास। तो जो हमारा लौह अयस्क है ना, वो अनवीकरणीय योग्य संसाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनकी पुनः आपूर्ति स्वतः नहीं हो पाती है और उनकी आपूर्ति होने में सदियों लग जाते हैं, कई करोड़ों साल लग जाते हैं, ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। और उसका ठीक ठाक एग्जाम्पल हमारा लौह अयस्क है, खनिज धातुएं हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब अनवीकरणीय धातु में, सॉरी अनवीकरणीय योग्य संसाधन में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा भी संसाधन का एक स्रोत है, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, किस प्रकार के स्रोत का एग्जाम्पल है, ये हमें समझना है और यही हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। पुनः प्रतियोग्य, बी ऑप्शन है अजैव, सी मानवकृत, डी अचक्रीय, है ना। अब देखिए, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, इसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कह लीजिए या फिर नवीकरणीय संसाधन कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। अजैव, अजैव से तो कोई, जैव और अजैव से कोई खास मतलब है नहीं, मानव कृति है नहीं। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, जो एक बार आए और उसका उपयोग हम कर लें तो फिर उसके बाद पुनः वो न आए। ज्वारीय ऊर्जा में ऐसा कुछ नहीं है, ये बार बार आता रहता है, ज्वार आते रहते हैं, तो वो चक्रीय प्रक्रिया हो गई। और डी ऑप्शन हमारा दिखा रहा है कि अचक्रीय है। अब ऑप्शन की तरफ कहाँ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें ये बता रहा है कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन।
पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, है ना। ज्वारी ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी को हम किन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कितना किया जाता है? चलो अब देखेंगे। ऑप्शन ए काली और पीली, ये तो काली और पीली मिट्टियों का नाम है, और ये हमसे पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में डिवाइड करने के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, बांगर और खादर। तो ध्यान रखिए कि जलोढ़ मिट्टी को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? दो। कौन कौन? एक बांगर, दूसरा खादर। बांगर को हम बांगर क्यों कहते हैं और खादर को खादर क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ कहलाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी की पुरानी अवस्था जब हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, है ना। खादर नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तर भारत के जितने भी मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ना। इसको कितने भाग में बांटते हैं? बांगर और खादर दो भागों में बांटते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बांगर किसे कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, आसान भाषा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका सी है, उपजाऊ और अनुपजाऊ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर और खादर में विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भाई, या पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मिट्टियां हैं या फिर उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। तो स्वाभाविक सी चीज है कि उत्तर प्रदेश का मैदान कैसा होगा, सॉरी उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी होगी? होगी जलोढ़। पर्वतीय नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे खास तौर से पर्वत है ही नहीं, है ना। है कुछ क्षेत्रों में बट इस तरह की नहीं है। लेटराइट भी नहीं होगी, काली और रेंगर या फिर हाँ काली और रेंगर मिट्टी भी नहीं होगी, है ना। देखिए अब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है ना, या फिर सिर्फ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, नहीं, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता ज्यादा है, इसलिए हम प्रेफर करेंगे किसके साथ? जलोढ़ मिट्टी के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अब ये भूमि निम्नीकरण, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, जो कि समझने की जरूरत है कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। कई बार क्वेश्चन बनकर क्या जाता है कि भूमि निम्नीकरण क्या है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भूमि निम्नीकरण क्या है, देन उसके बाद उसके कारण को समझेंगे कि क्यों होता है ये। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि में उर्वरा शक्ति की कमी हो जाना, जिसमें कि बिना खाद या फिर बाकी सब जैव पदार्थों के मिलाए बिना उत्पादन करना मुश्किल हो जाना, है ना। सीधे शब्दों में अगर समझना चाहेंगे तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता का कम होना, है ना। अब इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है जो कि ऐसा काम करे? खनन क्रिया, है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम जिस जिस स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं वहां पे कौन सी चीजें ज्यादा होती है, तो खनन क्रियाएं वहां पर नहीं होती है, इसलिए कट जाएगा। वनोन्मूलन ये भी वहां नहीं है ना। उसके साथ साथ आगे क्या है कि अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण, अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो अति पशुचारण आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी जो है। और जो सी ऑप्शन बच रहा है आपका अत्यधिक सिंचाई, तो यही एक मुख्य रीजन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी रीजन है भूमि निम्नीकरण के, लेकिन स्पेशल पूछ रहा है हमसे पंजाब के बारे में, तो ये जानना जरूरी है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो किससे होती है? वो होती है अत्यधिक सिंचाई के द्वारा, क्योंकि वहां पर एक साल में कम से कम 3 से 4 फसलें काटी जाती हैं और फसलों को उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो अत्यधिक सिंचाई के द्वारा पंजाब में भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया होती है ना, जो कि
भूमि की उर्वरा शक्ति को कम करने का एक कारण है। कौन सा कारण है? तो अत्यधिक सिंचाई करना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि एक साधन है, डैश है, भूमि एक साधन है। अब जो चार ऑप्शन है उसको यहाँ पे रखना है और देखना है कि ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है वो करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भूमि किस प्रकार का साधन है? तो हम सभी जानते हैं कि भूमि कैसा साधन है? प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक साधन है। भूमि के निर्माण में मानव की कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। जब तक ये डिस्टर्ब नहीं कर देगा उसके सीक्वेंस को, बाकी सब चीजें अस्त व्यस्त नहीं कर देगा, तो वो बनाने का कोई काम करता नहीं है, खासतौर से मानव के लिए। तो ये मानव निर्मित नहीं है, भूमि को मानव ने नहीं बनाया है। किसने बनाया है? प्राकृतिक ने बनाया है। किसने बनाया है? प्राकृतिक ने। इसलिए हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सौर ऊर्जा से निर्मित। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सौर ऊर्जा से भूमि का निर्माण हो, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्या, कि प्राकृतिक संसाधन है या प्राकृतिक साधन है। भूमि क्या है? प्राकृतिक साधन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी है? तो इस बेस का क्वेश्चन या इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बहुत बनते हैं। गेहूं की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, या कपास की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है या कौन सी मिट्टी जो है वो उचित है? दोनों का मतलब एक ही होता है कि कौन सी अच्छी मिट्टी है जिसमें इन फसलों के उत्पादन को अत्यधिक उत्पादित किया जा सके। तो यहाँ पर जो आज हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ये है कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी है। तो अब समझना जरूरी हो जाएगा कि कपास किन अवस्थाओं में होता है। अवस्थाओं का मतलब क्लाइमेट कंडीशन क्या होना चाहिए वहां का, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, है ना। तो कपास जो है वो काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादित होता है, या इसके लिए काली मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। लाल मिट्टी में नहीं होता है, और सी जो आपका है जलोढ़ मिट्टी, इसमें भी उत्पादन इसका अच्छा नहीं हो पाता है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। अधिकतर कई मामलों में काली मिट्टी अग्रणी है, गन्ना की खेती करने के लिए, कपास की खेती करने के लिए, है ना। देन उसके बाद आगे आपका आ जाएगा चाय की खेती करने के लिए। तो वहां पे तो सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहां पर भी काली मिट्टी अगर है तो अच्छी है। हाँ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सतत पोषणीय विकास से है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपने इस चीज को पढ़ चुका है, हाँ, हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। सतत पोषणीय विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं वही ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से समझ लीजिए पहले कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो और विकास की प्रक्रिया भी हमारी चलती रहे। इस प्रकार का अगर कोई विकास हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखते हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो मैं बताया हूं और उसे वो मैच कर रहा है। तो देखिए, सतत विकास होते रहना, है ना, सतत विकास होते रहना। बी ऑप्शन है, विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। देखिए जो मैं बताया था वो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर मिल गई आपको। ये सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास वह विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास करते हैं या विकास करना जारी रखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें है विकास तो हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। बाकी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं लोग। विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होना, ये भी गलत है। कई वर्षों से होने वाला विकास, ये भी गलत है ना। हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। कमेंट बॉक्स में बताएं आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।